अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग माशाल्लाह से ठीक होंगे। टुडेज टॉपिक इज़ रेट ऑफ रिएक्शन। ईयर इज़ 12 नवंबर 34। तो चलो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने रेट ऑफ रिएक्शन की इसी ईयर की सेम ईयर की बच्चों प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। उसका लिंक मैं आप लोग को दे दूँगा और ऊपर बना हुआ भी आ रहा होगा लिंक, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं आप लोग को इसका लिंक दे दूँगा। तो पहले वीडियो देख लोगे तो दैट विल हेल्प यू मोर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुझे कह रहे हैं कि भाई यू आर टू इन्वेस्टिगेट हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एसिडिफाइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड एक्वस आयोडाइडाइन डिपेंड करते हैं कंसनट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बेटा मुझे बता रहे हैं कि एसिडिफाइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड और आयोडाइड का जो रिएक्शन होगा, ठीक है, वो रिएक्शन होगा उसको हम लोग चेंज करते रहेंगे किसके रेफरेंस के साथ, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मतलब इस एसिडिफाइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर मैं पानी ऐड करते जाऊंगा तो हमारे पास जो आयोडाइड ऑक्सीडाइज होकर आयोडीन बनेगा वो क्वांटिटी के अंदर कम प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो उसकी बेस के ऊपर जो हमारे पास रिएक्शन टाइम आएगा और जो हम लोग रेट निकालेंगे वो इन्वेस्टिगेट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मुझसे बोल रहे हैं व्हेन द हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड पोटेशियम आयोडाइड आर मिक्स टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। वही बात बच्चों, एसिडिफाइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एसिड ये दोनों को ऐड किया किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो आपके पास आयोडाइड जो है वो आयोडीन में कन्वर्ट हो गया। सी आयोडीन is produced and the color of the solution changes from colorless to blue black color if starch indicator is present। मुझसे कह रहे हैं बच्चों कि जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करते हैं एसिड की प्रेजेंस में तो आयोडीन फॉर्म होता है। आयोडीन जो फॉर्म हो रहा है उसका कलर, आयोडीन जो आपके पास फॉर्म हो रहा है वो कलरलेस से ब्लू ब्लैक हो जाएगा। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड और आयोडाइड का जब रिएक्शन होता है तो बेटा आयोडीन प्रोड्यूस हो जाएगा किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। जब ये दो चीज़ें मिक्स करेंगे तो आयोडीन प्रोड्यूस होगा। ठीक है भाई, आयोडीन प्रोड्यूस तो हो गया, फिर कह रहे हैं कि अगर स्टार्च इंडिकेटर भी इसमें प्रेजेंट हुआ तो ये जो आयोडीन है ये ब्लू ब्लैक कलर फॉर्म कर लेगा। कहाँ से, कलरलेस टू ब्लू ब्लैक। कब, जब स्टार्च इंडिकेटर भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। फिर मुझे इक्वेशन दी, इक्वेशन के अंदर बेटा वही सब चीज़ें बता रहा है कि भाई H2O2 को आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाओगे किसकी प्रेजेंस में, H पॉजिटिव आयन मीन्स एसिड, तो आपके पास आयोडीन फॉर्म होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मुझसे बोल रहे हैं इफ़ द रिएक्शन मिक्सचर कंटेन सोडियम थायोसल्फेट। बच्चों इस पूरे के पूरे रिएक्शन मिक्सचर के अंदर अगर थायोसल्फेट आयन लिखा हुआ है ना, सोडियम थायोसल्फेट, तो सोडियम थायोसल्फेट भी प्रेजेंट हुआ तो आयोडीन प्रोड्यूस जो हुआ था इन द रिएक्शन अबव, ऊपर जो आयोडीन फॉर्म हुआ था ये इमीडिएटली रिड्यूस हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, सोडियम थायोसल्फेट जो है रिड्यूसिंग एजेंट है तो फ़ौरन से आयोडीन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा बैक टू आयोडाइड आयन। आयोडीन जो है वो दोबारा से आयोडाइड बन जाएगा। फिर मुझसे कह रहे हैं कि सोल्यूशन only turns blue black when all the sodium thiosulfate has been used up। मुझे कह रहे हैं कि सोडियम थायोसल्फेट आयोडीन को रिड्यूस कर देगा। ये देखो रिड्यूस हो रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझसे कह रहे हैं कि सारा का सारा थायोसल्फेट जो है आयोडीन को रिड्यूस कर देगा और जो बच गया है आयोडीन, और जो बच गया है आयोडीन रिड्यूस होने से बच गया है वो फ़ौरन रिएक्ट कर लेगा बेटा किसके साथ, स्टार्च के साथ, और सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक। पता चला कि फर्स्ट इक्वेशन में आयोडीन बन रहा है, सेकंड इक्वेशन में आयोडीन रिड्यूस हो रहा है,
फर्स्ट इक्वेशन में आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके आयोडीन बना। सेकंड इक्वेशन के अंदर थायोसल्फेट ने जितना थायोसल्फेट था उतना आयोडीन रिड्यूस हो गया, और जो आयोडीन बच गया बेटा उसने रिएक्शन कर लिया स्टार्च के साथ। आओ ज़रा इस इक्वेशन को थोड़ा सा चीज़ें हाईलाइट कर लें। बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह के होते हैं। एक तो वो वाला रेट ऑफ रिएक्शन होता है जिसमें सल्फ़र के प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं, मेरी वीडियो वहाँ पे चैनल पे अपलोडेड है, वो भी देख लीजिएगा। लेकिन जब ये वाला कर रहे हैं जिसमें ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन टर्न होता है, आयोडीन से रिलेटेड हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है, दो तरह के होते हैं। एक में सल्फ़र के प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं, दूसरे वाले रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर आयोडीन के थ्रू रेट निकलवाता है, और इसमें जो एंड पॉइंट आता है वो Curl(H2) ब्लू ब्लैक होता है। और जो दूसरा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन था उसमें Curl(H2) सल्फ़र के प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं, और जो प्रिंटेड इंसर्ट होता है वो डिसअपियर हो जाता है। खैर आप वीडियो देखोगे तो वो समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले मैंने कहा था बच्चों कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं। सर क्या चीज़ें हाईलाइट करनी है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। आप लोगों के पास यहाँ पे आयोडीन जो गिवन है, ये आयोडीन जो है ये एक्सिस में है, ये आयोडीन एक्सिस में है। ओके सर, ये आयोडीन एक्सिस में है। बच्चों आपके पास ये जो थायोसल्फेट है ये वाला, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। सर आपको ये सब चीज़ें कहाँ से पता चल रही हैं बेटा? इसने ऊपर खुद ही तो बताया, इसने ऊपर खुद ही तो बताया कि आयोडीन फॉर्म होगा, और आयोडीन के साथ अगर स्टार्च भी इंडिकेटर होगा तो सॉल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप ऐड करोगे सोडियम थायोसल्फेट, आयोडीन रिड्यूस हो जाएगा। कितना आयोडीन रिड्यूस हो जाएगा उसके बारे में बता रहे हैं। क्या कहा? आयोडीन रिड्यूस हो जाएगा, इमीडिएटली रिड्यूस बैक टू द आयोडाइड आइन। फिर मुझसे कह रहे हैं कि द सोल्यूशन ओनली टर्न ब्लू ब्लैक। बेटा सोल्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लू ब्लैक होगा, किस वजह से? व्हेन ऑल द सोडियम थायोसल्फेट हैज़ बीन यूज्ड अप, जब सारा का सारा थायोसल्फेट जो वो यूज्ड हो चुका होगा आयोडीन को आयोडाइड करने में, तो जो आयोडीन एक्सेस में बच गया है थोड़ा सा, वो फ़ौरन बेटा रिएक्ट कर लेगा किसके साथ? स्टार्च के साथ, एंड द सॉल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक। आई होप आप लोग को ये थ्योरी समझ में आई हो। मैं एक दफ़ा दोबारा से इस चीज़ को रिवाइज़ कर दूं कि बेटा देखो H2O2 आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड आयोडीन प्रोड्यूस करता है। मैंने कहा आयोडीन एक्सेस में है, ठीक है सर। थायोसल्फेट लिमिटिंग रिएक्टेंट है और आयोडीन एक्सेस में है। बच्चों लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो जाहिर सी बात है ये जितना थायोसल्फेट था उतना आयोडीन रिड्यूस हो जाएगा। ये देख लो रिड्यूस हो गया। सर आयोडीन तो क्योंकि एक्सेस में था तो आयोडीन कुछ ना कुछ बच जाएगा, जो बच जाएगा वो आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट करके ब्लू ब्लैक कलर फॉर्म कर देगा। आई होप आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। मुझे सॉल्यूशंस गिवन है, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड गिवन है, इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम थायोसल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, इन सब की कॉन्सेंट्रेशंस मुझे गिवन है। स्टार्च इंडिकेटर है, ठीक है। अब आओ इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि करना क्या क्या है। बच्चों कॉनिकल फ्लास्क में, एक मिनट इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ओके। हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को कंप्लीट रीड करेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को कंप्लीट रीड करेंगे। मुझसे कह रहे हैं फिल अ पीरियड विद Fb3। Fb3 क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। ब्यूरेट को सोडियम थायोसल्फेट से हम लोग ने फिल कर लेना है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। फिर मुझसे बोल रहे हैं कि मेजरिंग सिलेंडर ए को यूज़ करते हुए 25 cm³ ऑफ Fb2 और 25 cm³ ऑफ डिस्टिल्ड वाटर ट्रांसफ़र कर दो। कहाँ पे? कॉनिकल फ्लास्क में। आओ ज़रा इसको डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। बेटा आपके पास कॉनिकल फ्लास्क में ये रहा कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क में क्या क्या चीज़ें ऐड कर रहे हैं वो हम लोग देख लेते हैं। कौन से वाले मेजरिंग सिलेंडर से बेटा?
मेजिंग सिलेंडर ए से। बच्चों कुछ चीज़ों का एहतियात आप लोगों ने ज़रूर रखनी पड़ेगी जब आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो ये आपको इतने सारे सॉल्यूशंस गिवन हैं रेट ऑफ रिएक्शन का। रेट ऑफ रिएक्शन की कॉमन क्या कह सकते हैं कि जिस तरीके से टाइट्रेशन के अंदर एक कॉमन टर्म है कि आप लोग फिक्स्ड वॉल्यूम लेते हो कॉनिकल फ्लास्क में और उसको टाइट्रेट करते हो। किसी भी तरह की टाइट्रेशन हो बेटा, उसके अंदर आप लोग फिक्स्ड वॉल्यूम लेके उसको टाइट्रेट करते हो ब्यूरेट वाले वॉल्यूम के साथ, और जैसे ही कलर चेंज होता है फ़ौरन रोक देते हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर भी एक कॉमन चीज़ क्या है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना, कि आपके पास जो भी रिएक्शन हो रहा है उसका टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा या फिर सेम रहेगा इन एवरी एक्सपेरिमेंट। कैसे, किस तरीके से, सब आगे बताऊंगा बेटा। मुझसे बोल रहे थे कि मेजरिंग सिलेंडर ए से कुछ वॉल्यूम्स ट्रांसफ़र करने, कौन कौन से बेटा, गौर से देखो। Ab2 25 cm3, डिस्टिल वाटर 25 cm3। कहाँ ट्रांसफ़र करना है? कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। बच्चों जो मेजरिंग सिलेंडर आप लोग यूज़ कर रहे हो, बहुत ध्यान से अगर आपने गौर से देखिएगा, इधर देखो बच्चों, आपने मेजरिंग सिलेंडर के अंदर सॉल्यूशन पोर किया, लेकिन हुआ क्या कि आपके पास सॉल्यूशन लेना था इतना, लेकिन बाय मिस्टेक आ गया इतना। अब आप लोग सॉल्यूशन को वापस से बीकर के अंदर मत डाल देना, जिस बीकर के अंदर बहुत सारा सॉल्यूशन है उसमें वापस मत डाल देना। ये जो एक्सेस के अंदर आपके पास आ गया ना थोड़ा सा मेजरिंग सिलेंडर के अंदर सॉल्यूशन, इसको ना सिंक के अंदर थोड़ा सा डिस्कार्ड कर दीजिएगा ताकि जितना आपको चाहिए था वो उतना आ जाए। बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि बेटा मेजरिंग सिलेंडर के थ्रू देखो तुम लोग डिफरेंट चीज़ें ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो प्लीज़ आप लोग मेजरिंग सिलेंडर के अंदर अगर एक दफ़ा वॉल्यूम ट्रांसफ़र कर लिया है और थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है किसी भी केमिकल का, तो आप बेटा उसको सिंक में थोड़ा सा डिस्कार्ड करके जो भी रीडिंग आ रही होगी वहाँ तक ले आओगे, लेकिन वापस बीकर के अंदर नहीं डालोगे। याद रखिएगा आपका पूरे बीकर का सॉल्यूशन ख़राब हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो तुमने क्या क्या चीज़ें ऐड की। Fb2 कितना वॉल्यूम 25 cm3। डिस्टिल्ड वाटर आपने ऐड किया, ये भी 25 cm3। फिर स्टार्च ऐड किया तुमने, कितना बच्चों, स्टार्च के बारे में क्या बोल रहे हैं हमें। फिर मुझसे बोल रहे हैं ऐड कॉनिकल फ्लास्क में इन Fb3 10 cm3 फ्रॉम द ब्यूरेट। बच्चों ब्यूरेट जो तुम लोग ने भरी थी कहाँ गई, ये ब्यूरेट जो भरी थी तुमने, ब्यूरेट से कितना 10 cm3 Fb3 यहाँ ट्रांसफ़र कर दो कॉनिकल फ्लास्क में। कितना Fb3 ऐड करना है, कितना बेटा 10 cm3। ठीक है सर, वो भी ट्रांसफ़र कर दिया बेटा। नेक्स्ट मुझसे बोल रहे हैं कि 6 ड्रॉप ऑफ स्टार्च इंडिकेटर ऐड कर दो। ठीक है भाई, 6 ड्रॉप्स का हैं तो आप 6 ड्रॉप से अगर ज़्यादा हो जाए बेटा, 6 से 7 हो जाएंगे तो रीडिंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो प्लीज़ रिलैक्स रहिएगा। ओके, तो ये सारा का सारा बच्चों देखो, ये सारा का सारा मटेरियल मैंने एक एक दफ़ा मेजरिंग सिलेंडर से और मतलब जो ब्यूरेट से वॉल्यूम ट्रांसफ़र करना था वो सारा चीज़ें लेके मैंने ट्रांसफ़र किया है कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट में, पहले पढ़ लेते हैं। मुझसे कह रहे हैं कि मेजरिंग सिलेंडर बी जो है उससे आपने Fb1 50 cm3 और Fb4 20 cm3 ट्रांसफ़र करना है कहाँ पे बेटा, 100 cm3 वाले बीकर में। आओ ज़रा इसको देखते हैं। ये रहा 100 cm3 वाला बीकर, ये रहा 100 cm3 वाला बीकर, और इस बीकर के अंदर हम लोग ऐड कर रहे हैं कौन से वाली मेजरिंग सिलेंडर से, बी वाले मेजरिंग सिलेंडर से, है ना बच्चों, अभी पढ़ा था ना हम लोगों ने। ये रहा बी वाला मेजरिंग सिलेंडर, Fb1 50 और Fb4 20। लिख लेता हूँ बेटा, Fb1 50 cm3 और ये मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, ये लेके पहले Fb1 लेके मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, फिर उसके बाद
मैं FB420 लूँगा और वो भी ट्रांसफ़र कर दूँगा मेजरिंग सिलेंडर से। FB4 कितना 20 cm3, 20 cm3 मैंने ये भी ट्रांसफ़र कर दिया। नेक्स्ट मुझसे बोल रहे हैं, पढ़ते हैं पहले पूरा। और जो नेक्स्ट मुझसे बोल रहे हैं, pour the mixture from the beaker into the conical flask and immediately start timing। बच्चों ध्यान से मुझसे बोल रहे हैं कि ये जो बीकर का सॉल्यूशन है इसको ट्रांसफ़र कर दो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, इसको ट्रांसफ़र कर दो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। मुझसे बोल रहे हैं कि ये बीकर का सॉल्यूशन जैसे ही कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ट्रांसफ़र करोगे बेटा, फ़ौरन से टाइम स्टार्ट कर दो, टाइम स्टार्ट कर दो और टाइम स्टार्ट कर दो। देन दे आर सेइंग अच्छा मिक्सचर बीकर इनटू द कॉनिकल फ्लास्क और स्टार्ट टाइमिंग। ठीक है भाई, टाइम स्टार्ट कर दिया। मुझसे बोल रहे हैं कॉनिकल फ्लास्क को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। कॉनिकल फ्लास्क को हम लोग ने उठाया, ये रहा मेरे पास कॉनिकल फ्लास्क। ओके, कॉनिकल फ्लास्क उठा के मैंने अच्छी तरीके से मिक्स किया लाइक दिस, और फिर उसको वहीं पे रख दिया वाइट टाइल के ऊपर। नेक्स्ट मुझसे बोल रहे हैं अच्छा मिक्सिंग एंड प्लेस ऑन अ वाइट टाइल। ठीक है, यहाँ पे वाइट टाइल गिवन होगी तो हमने ले रख लिया उसके ऊपर। मुझसे बोले कि स्टॉप टाइमिंग व्हेन अ ब्लू ब्लैक कलर सडनली अपीयर्स। बेटा इसके अंदर कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, कॉनिकल फ्लास्क में जैसे ही ब्लैक कलर फॉर्म हो, ब्लू ब्लैक, फ़ौरन से आपने रोक देना है। सर वो बिल्कुल पहले लाइट सा फॉर्म होता फिर एकदम डार्क सा, नहीं बेटा, एकदम से ब्लैक कलर फॉर्म होगा, ब्लू ब्लैक होगा और आप फ़ौरन से टाइम रोक दोगे, ये एकदम सडन होगा, तो इसलिए ज़रा ध्यान रखना आपने। ओके, फिर बोल रहे हैं रिकॉर्ड इन द टेबल ऑन पेज 4। पेज 4 में जो टेबल है उसमें क्या क्या चीज़ ऐड करना है और से सुनो। अच्छा, रिकॉर्ड इन द टेबल ऑन पेज 4। पेज 4 का है मेरा बच्चा, ये पेज 3 था, ये रहा पेज 4। वही पूरा का पूरा टेबल बना हुआ है। ठीक है, पूरा का पूरा टेबल बना हुआ है। तो यहाँ क्या करना है, पढ़ते हैं पहले पूरा। मुझसे बोल रहे हैं द रिएक्शन टाइम इन सेकेंड्स टू द नियरेस्ट सेकेंड। बच्चों नियरेस्ट सेकेंड का मतलब होता है कि गौर से देखना, नियरेस्ट सेकेंड का मतलब होता है कि मेरे पास वैल्यू आ रही है 24 पॉइंट, रुकिएगा 24.2 आ रही है, तो मैं इसको लूँगा 24 सेकेंड्स, दैट्स इट। कोई डेसिमल प्लेस नहीं, कुछ नहीं, नियरेस्ट सेकेंड। सारे जो हमारे पास सेकंड के बाद के डिजिट्स हैं उन सबको राउंड ऑफ कर लो। तो नियरेस्ट सेकंड बोल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये सेकंड होगा, ये सेकंड तो नहीं होगा। ओके, तो इसको 24 सेकंड तक हम लोग नोट कर लिया। बच्चों देखो, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के अंदर जो भी चीज़ें ऐड कराई मैंने तुम्हें बता दी। ये रही कॉनिकल फ्लास्क में, ये रहा बीकर के अंदर। हमने इसको लेके यहाँ पे ट्रांसफ़र किया और टाइमिंग ऑन कर दी थी, अच्छी तरीके से मिक्स किया था, और जैसे ब्लू ब्लैक कलर चेंज हुआ फ़ौरन रोक दिया। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को ज़रा ध्यान से रीड कर लेते हैं। सर FB2 25 cm3। ठीक है बेटा, FB2 25 cm3। डिस्टिल वाटर 35। अरे सर डिस्टिल वाटर बढ़ा दिया, देखें डिस्टिल वाटर बढ़ा दिया, ठीक है मसला नहीं। FB3 10 cm3। अरे सर FB3 तो 10 cm3 पहले भी था। 6 ड्रॉप ये भी पहले ही थे। मुझसे बोल रहे हैं FB1 40 cm3। बेटा FB1 पहले 50 ऐड किया था, अब कितना ऐड कर रहे हैं 40। पहले डिस्टिल वाटर बेटा पहले आपने डिस्टिल वाटर कितने ऐड किया था 25, और अभी कितना कर रहे हैं 35 cm3। तो पता चला कि सर FB1 जो कि H2O2 था, इसी की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर रहा है। बच्चों आपके पास कॉन्सेंट्रेशन चेंज कैसे होती है, प्लीज़ इस चीज़ को भी ज़रा देख लें। बेटा एक बीकर के अंदर FB1 रखा हुआ है, मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ H2O, वाटर इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, जितने भी ऐड कर रहा हूँ डजेंट मैटर, वो कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से। तो मैं इसके अंदर जब पानी ऐड कर देता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि यार FB1 की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो
चेंज हो गई है। इसकी एग्जाम्पल तुम लोग इस तरीके से ले लो कि आप लोग बच्चों इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से ले लो, FB1 की जगह पे कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने का मतलब है कि सर मेरे पास पहले मीठा सॉल्यूशन था, अब ज़रा कम मीठा हो गया है। कैसे, गौर से देखो बच्चों, मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये रहा बीकर, इस बीकर के अंदर मैंने ऐड किया था रूह अफ़ज़ा। मैंने रूह अफ़ज़ा इसके अंदर ऐड कर दिया। रूह अफ़ज़ा ऐड करने के बाद मैंने जब थोड़ा सा इसको पी के देखा तो बड़ा मीठा मीठा था। फिर मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया, पानी ऐड कर दिया अच्छा खासा, पूरे 1 लीटर तक मैंने पानी ऐड कर दिया। मैंने 1 लीटर तक पानी ऐड कर दिया। बच्चों जब मैंने 1 लीटर तक पानी ऐड कर दिया तो क्या अब मैं कह सकता हूँ कि इसका जायका वही वाला होगा जैसे पहले था? तो आप लोग कहोगे नहीं नहीं सर, अब पहले बहुत कम मीठा, पहले बहुत ज़्यादा मीठा था, लेकिन अब जब आपने पूरा का पूरा 1 लीटर तक पानी भर दिया इसके अंदर तो अब कम मीठा है। पता चला ये कि पानी ऐड करने के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाती है एवरी टाइम। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मुझसे बोल रहे हैं बेटे। हाँ, तो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट 2 को देखा, सारी की सारी चीज़ें वही हैं बेटा, चेंज हो रहा है तो क्या FB1 और डिस्टिल वाटर, बाकी रिमेनिंग सारी चीज़ें वही ऐड कर रहे हैं। टेबल पे आते हैं और ज़रा ध्यान से इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, टेबल में बच्चों हमारे पास टेबल में ज़रा ध्यान से हम लोग देखेंगे कि कांस्टेंट वैल्यूज़ हमारे पास कौन कौन सी हैं। ज़रा ध्यान से देख लो बच्चों, कांस्टेंट वैल्यूज़ हमारे पास FB2 कांस्टेंट था, FB3 कांस्टेंट था एंड FB4 कांस्टेंट था। सर ये 3 वैल्यूज़ कांस्टेंट थी, तो जो चेंज हो रहा था इट वाज FB1 एंड डिस्टिल वाटर। इन दोनों को डिफरेंट वॉल्यूम से मिला के कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखो बच्चों तो आपको नज़र आएगा कि FB1, बच्चों नज़र आया FB1 की कॉन्सेंट्रेशन को मैं डिक्रीज़ कर रहा हूँ। सर कैसे डिक्रीज़ कर रहे हैं? बेटा देखो इसका वॉल्यूम मैं कम करता जा रहा हूँ। क्या मतलब सर कम करता जा रहा हूँ? ध्यान से सुनिएगा बच्चों। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में FB1 कितना लिया? 50। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के अंदर कितना वॉल्यूम लिया? 40। मैंने FB1 का वॉल्यूम कम करते जा रहा हूँ, लेकिन एक मिनट सर, आप वॉल्यूम कम तो कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ये भी तो देखें, आप डिस्टिल वाटर का वॉल्यूम क्या करते जा रहे हैं? बढ़ाते जा रहे हैं। और से देखो, डिस्टिल वाटर का वॉल्यूम आप बढ़ाते जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम 25 cm³ ऐड किया था, सेकेंड टाइम 35 cm³, 45, 55 एंड देन 65। बच्चों वॉल्यूम ऑफ FB1 अगर डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो मैं साथ साथ देखते जाओ, मैं वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर बढ़ाता जा रहा हूँ। प्लीज़ एरो पे मत जाना, क्योंकि बढ़ा रहा इसी डायरेक्शन के अंदर है, तो इसलिए इसी तरह का एरो बनाया है। ओके, लेकिन एक मिनट यार, बात तो सुनो। आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल जब 50 cm³ था तो आपके पास टाइम आ रहा था। अच्छा, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं कि मैंने वॉल्यूम ऑफ FB1 कम करता जा रहा हूँ, पानी बढ़ाता जा रहा हूँ। लेकिन एक मिनट, एक चीज़ पे फोकस करो बच्चों, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखो, FB1 और डिस्टिल वाटर का टोटल वॉल्यूम कितना है? आप कहोगे 50 + 25 कितना हो जाएगा? 50, 60, 70, 75। बेटा यहाँ भी चेक करो, 40 + 35 75। बेटा यहाँ देखेंगे 30 + 45 75। सब पता चला कि एवरी एक्सपेरिमेंट के अंदर आप वॉल्यूम चेंज तो कर रहे हो, FB1 का कम करते जा रहे हो, डिस्टिल वाटर ऐड करते जा रहे हो, लेकिन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हो, FB1 की कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हो ना, तो FB1 और डिस्टिल वाटर को हर एक्सपेरिमेंट में देखो आपने टोटल सेम रखा है, टोटल एवरी टाइम, कि भाई ये 30 है, ये 45 है, लेकिन ओवरऑल कितना होना चाहिए? 70। सर ये 65 है, ये 10 है, तो कितना हो गया?
75 तो 75 cm³ होना चाहिए था। ओके तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन टाइम बच्चों, एक तो गिवन है रिएक्शन टाइम और फिर 1000 ओवर रिएक्शन टाइम। 1000 ओवर रिएक्शन टाइम के थ्रू हम लोग निकालेंगे रेट। ये रेट की वैल्यू गिवन है। ओके तो हमारे पास रिएक्शन टाइम का यूनिट आ जाएगा सेकेंड, और 1000 ओवर रिएक्शन टाइम का यूनिट आ जाएगा S-1। बेसिकली ये क्या है, इसको अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये है 1 ओवर रिएक्शन टाइम। 1000 ओवर रिएक्शन टाइम है तो इसको लिख सकता हूँ 1 ओवर S, या फिर लिख सकता हूँ S-1। एक ही बात है। ओके तो अब आ जाओ ज़रा इसको हम लोग फर्दर देखते हैं। रिएक्शन टाइम निकालेंगे हम लोग। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट टाइम 50 cm³ था, डिस्टिल वाटर 25 cm³ था, तो आपके पास टाइम आया है 20 सेकेंड। जस्ट फॉर द एग्जाम्पल बेटे। ओके S-1। फर्स्ट टाइम आपने जब इसको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो 17 सेकेंड आया। आपने FB1 का वॉल्यूम कम कर दिया, पानी और बढ़ा दिया। बेटा पानी बढ़ाने का मतलब ये होता है कि जाहिर सी बात है कॉन्सेंट्रेशन चेंज होते जा रही है। सर जब कॉन्सेंट्रेशन चेंज होते जाएगी, डिक्रीज़ होते जाएगा, तो टाइम क्या होते जाएगा मेरे बच्चों, बढ़ता जाएगा। तो आओ ज़रा इसको देखते हैं। यहाँ पे 17 था तो 40 के साथ बेटा आ गया 23। फिर जब मैंने 30 cm³ लिया, 30 cm³ और 45 cm³ वाटर लिया तो मेरे पास और ज़्यादा बढ़ गया 34। फिर फर्दर इंक्रीज़ हो गया। बेटा ये रैंडम वैल्यूज़ ले रहा हूँ तो प्लीज़ इस पर परेशान नहीं होगा सर, मेरे एग्ज़ाम में ये आ रही थी या वो आ रही थी। तो आप लोग जब नॉर्मली इसको परफॉर्म करोगे तो आपके पास इसी तरह की थोड़ी सी सिमिलर, मिलती जुलती या फिर थोड़ी डिफरेंट सी रीडिंग्स आ जाएंगी। ओके जब मैंने 20 cm³ डिस्टिल वाटर और FB1 और 55 cm³ डिस्टिल वाटर लिया तो मेरे पास ये टाइम जो था वो बढ़ के 46 हो गया। और फिर जब मैंने FB1 10 cm³ और 65 डिस्टिल वाटर बहुत ज़्यादा हो गया तो मेरे पास अब आ गया 59। ये जस्ट रैंडम वैल्यूज़ हैं। मेरा कैलकुलेटर, मैं कैलकुलेटर लेकर आता हूँ और फिर 1000 ओवर रिएक्शन टाइम के थ्रू हम लोग रेट निकाल लेते हैं। ओके बच्चों इसको हम लोग फर्दर प्रोसीड करते हैं। हाँ तो हम लोग थे 1000 ओवर रिएक्शन टाइम, 1000 डिवाइडेड बाय 17 तो मेरे पास आ रहा है 58.8। अच्छा मुझे कहा है 1000 ओवर रिएक्शन टाइम जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। चेक करो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ओके फॉर द 1000 डिवाइड बाय 23 43.4 1000 डिवाइड बाय 34 29.4 1000 ओवर 46 किया 21.7 1000 ओवर 59 16.9। सारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं मेरे पास 16.9। ओके बच्चों ज़रा थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा। जो चीज़ अब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर हम लोग ध्यान देंगे कि बच्चों मेरे पास इसको 1 मिनट के लिए मिटा रहा हूँ मैं। ओके हाँ तो बच्चों 1 मिनट ध्यान रखिएगा कि जब आप वॉल्यूम ऑफ FB1 कम करते जा रहे थे और वाटर का वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे थे, चेक करो, तो आपके पास रिएक्शन टाइम C बेटे इंक्रीज़ हो रहा था, रिएक्शन टाइम इंक्रीज़ हो रहा था।
बच्चों जब रिएक्शन टाइम इंक्रीज़ हो रहा था तो रेट को भी तो चेक कर लो, रेट आपके पास डिक्रीज़ हो रहा है, चेक करो। वो एक असेंडिंग ऑर्डर में है तो जाहिर सी बात है असेंडिंग डिसेंडिंग में तो सब सेम लग रहे हैं, लेकिन आप लोग ज़रा ध्यान दे दो। कंसंट्रेशन जैसे डिक्रीज़ करते जा रहा हूँ बेटा, रिएक्शन टाइम देखो बढ़ रहा है। इसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ बच्चों। कंसंट्रेशन जब मैं डिक्रीज़ करूँगा तो मेरे पास रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा। सर जब रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा तो आपके पास रेट ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगा। आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो ये पैटर्न आना चाहिए आपका, ठीक है, ओके। तो ये सब चीज़ें आ गई। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ग्राफ पे आ रहे थे। तो ग्राफ से रिलेटेड मुझे कह रहे हैं कि आप लोगों ने ग्राफ जो है वो कहाँ गया, ओके। द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। बच्चों रेट हमें गिवन है, ये रहा रेट, कैसे निकाला, 1000 ओवर रिएक्शन टाइम, ठीक है। ऑन द नेक्स्ट पेज प्लॉट अ ग्राफ रेट अगेंस्ट वॉल्यूम ऑफ FB1, रेट अगेंस्ट वॉल्यूम ऑफ FB1, ओके। बच्चों इसको करते हैं कैसे, मुझे फिर बाउंड भी कर दिया कि भाई आप लोगों का जो ग्राफ है वो स्टार्ट होना चाहिए बेटा कहाँ से, 0 से। ग्राफ स्टार्ट ईच ऑफ द एक्सेस एट 0, ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ओके। बच्चों एक्स एक्सेस पे क्या लेंगे, वाई एक्सेस के ऊपर क्या लेंगे, उसको ज़रा तक देख लेते हैं। बच्चों वॉल्यूम ऑफ FB1 और रेट, बस एक बात को अगर तुम लोग अपने जहन में बिठा के रखो, वो वैल्यू जो आप कैलकुलेशन के थ्रू लेकर आते हो, चाहे वो चेंज इन टेम्परेचर हो, चाहे वो इंथैल्पी चेंज हो या फिर रेट हो, ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन के थ्रू आती हैं बेटा। जो भी चीज़ आप कैलकुलेट करके निकालोगे वो हमेशा आएगा बेटा वाई एक्सेस के ऊपर। मोस्टली टीचर्स जो हैं वो इसको उस सेंस में ही बताते हैं कि भाई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। मुझे थोड़ा सा इजी लगता है कि भाई वाई एक्सिस के ऊपर रेट आ गया तो अब बचा क्या, वॉल्यूम ऑफ FB1 हमारे पास आ जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है भाई। तो हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया रेट और ये हो गया मेरे बच्चों वॉल्यूम ऑफ FB1। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। बच्चों एक्सेस को ज़रूर लेबल कर लीजिएगा। रेट का हम लोग यूनिट लिख देंगे S-1 और इसका यूनिट आ जाएगा CM3। बच्चों टोटल 5 मार्क्स हैं तो प्लीज़ इसको ध्यान से सॉल्व करिएगा, ओके। हम लोग प्लॉटिंग कर लेंगे मेरे बच्चों। प्लॉटिंग करने के बाद मुझसे कह रहा था कि भाई लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाओ। देखो ग्राफ 2 तरह के बन सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन में ग्राफ 2 तरह के बन सकते हैं सर। एक तो वो ग्राफ बनेगा जिसकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो है वो ओरिजिन से पास हो रही होगी, लाइन ऑफ बेस्ट फिट देखो जिस तरीके से मेरे पास ये ओरिजिन से पास हो रही है, एग्जैक्टली ओरिजिन से पास हो रही है। एक तो ग्राफ ये आ जाएगा, मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। 2 तरह के ग्राफ हो सकते हैं हमारे पास, यहाँ पे शो करता हूँ। एक वो जिसमें लाइन ओरिजिन से पास हो रही होगी, तो बेटा इस ग्राफ को कहेंगे, एक मिनट, ये क्या है वॉल्यूम और ये क्या है रेट। बच्चों एक मिनट, एक चीज़ तुम्हें समझाता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना। बच्चों वॉल्यूम ऑफ FB1 कम करते जाएंगे तो कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होते जाएगी मेरे बच्चों, ठीक है। तो अब इस बात को इस तरह यहाँ पे समझते हैं कि सर आपने अगर लाइन ऑफ बेस्ट फिट ओरिजिन से पास होती है दैट्स मीन कि वॉल्यूम या फिर कंसंट्रेशन
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ रिएक्शन की। क्यों सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है? क्योंकि बेटा वॉल्यूम या फिर कॉन्सेंट्रेशन और रेट जो है उसके थ्रू जो लाइन ऑफ बेसफिट बन रही है वो ओरिजिन से पास हो रही है, और जब ओरिजिन से पास होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि बेटा दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। लेकिन सर मेरे पास सिनेरियो कुछ इस तरीके से आ रहा है, वही लाइन ऑफ बेसफिट जो है ये वॉल्यूम और ये हो गया हमारे पास, ठीक है। इसे कहेंगे हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इस ग्राफ को कहेंगे जो कि ये रहा, इसे हम लोग कहेंगे, इसको वाई एक्सिस से मिला भी दोगे तो ये, इसको कहेंगे जस्ट प्रोपोर्शनल या फिर प्रोपोर्शनल। मतलब प्रोपोर्शनल का क्या मतलब सर? बेटे देखो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ाते जाऊंगा रेट भी इंक्रीज होते जाएगा, लेकिन सर इक्वल बेसिस पे तो नहीं हो रहा। यहाँ पे वॉल्यूम कितना बढ़ा है, यहाँ पे रेट कितना बढ़ा है, बढ़ गया है, आपने देख सकते हो। लेकिन सर यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले सीन में जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ही उसी हिसाब से रेट भी बढ़ेगा। आई होप ये बात समझ में आ गई आप लोग को, ठीक है। तो दो तरह के ग्राफ बन सकते थे, मैंने आपको दिखा दिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरी लाइन ऑफ बेसफिट जो है वो ओरिजिन से पास नहीं हो रही, मोस्टली नहीं होती है, लेकिन अगर हो रही है तो फिर आपने उसको वैसे ही बनाना है, ठीक है। लाइन ऑफ बेसफिट अगर ओरिजिन से पास हो रही है तो फिर आपने ओरिजिन से ही बनाना है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी लाइन ऑफ बेसफिट यहाँ से पास हो रही थी भाई, तो ध्यान से सुनना बच्चों, वॉल्यूम ऑफ FB1 कहूँ या कॉन्सेंट्रेशन कहूँ, कॉन्सेंट्रेशन और रेट जो हैं दे बोथ आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दे आर जस्ट प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है बच्चों। आप लोग के पास पॉइंट्स हो जाएंगे, पॉइंट्स कुछ इस तरीके से आते हैं आपके पास। इसको मैं यहाँ पे लिखूँ, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये आ गया मेरे पास, रुक जाओ, ठीक है बच्चों। एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ गया नियरेस्ट, तीसरा पॉइंट यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, एक पॉइंट मेरा यही लाइन पे आ गया। अच्छा बच्चों कोशिश करेंगे हम लोग लाइन ऑफ बेसफिट बनाते हुए कि मेरे पास देखो ये जो रीडिंग्स आई हैं बहुत स्कैटर्ड फॉर्म में। देखो एक्चुअली तो मैं अभी प्लॉटिंग नहीं कर रहा, टाइम लग जाएगा। जो ये रीडिंग्स आ रही हैं इनकी बेसिस के ऊपर, ये जो बेस था इसकी बेसिस के ऊपर मैं प्लॉटिंग नहीं कर रहा। आपको देखो ये सारे के सारे ग्रिड्स जो हैं बड़े बड़े बॉक्सेस गिवन हैं, आपने स्टार्टिंग जो है वो ज़ीरो से लेनी है, ये तो आपको पता है। आपने स्टार्टिंग जो है वो ज़ीरो से लेनी है, दोनों एक्सेस जो है ये 10-20 हो जाएगा। बच्चों आप लोगों का ग्राफ जो है केमिस्ट्री के अंदर वो मुझे कहता है कि भाई मोर देन 50% कवर होना चाहिए, मोर देन 50% या फिर 60% कह लो कवर होना चाहिए। और इसी तरीके से हम लोग, ये तो वॉल्यूम्स आ गए, ये वॉल्यूम्स आप करते करते 30, 40, 50 तक चले जाओगे। फिर उसके बाद यहाँ पे रेट आ जाएगा। रेट आप लोग के पास कितना है वो देख लो, मैक्सिमम कितना है 58, मतलब 60। वही चीज़ कि आप 10-20 करके निकलो, ऊपर जाओगे 10-20 करके ऊपर जाओगे। बच्चों देखो मैं फिर आप लोग को बता दूं, मैंने ये जो पॉइंट्स बनाए हैं ये इनके हिसाब से नहीं बनाए, जस्ट आप लोग को समझाने के लिए मैंने भी प्लॉटिंग कर दी है। आप लोगों की ग्राफ जो है देखो बड़े बॉक्सेस और छोटे बॉक्सेस दोनों गिवन है, इसको आराम सुकून से आप लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। चलो लाइन ऑफ बेसफिट हम लोग बना लेंगे। लाइन ऑफ बेसफिट के लिए मैंने आप लोग को बताया बच्चों कि आपके पास कोई एक पॉइंट लाइन के ऊपर से आ रहा है और बाकी जो वहाँ पर पॉइंट थे सर वो ऑल्टरनेटिवली नियरेस्ट आ रहे हैं, लाइन के नियरेस्ट से आ रहे हैं, बहुत करीब करीब से गुजर रहे हैं। दैट्स मीन कि लाइन ऑफ बेसफिट ठीक है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन सर मेरे पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही, मतलब 2 पॉइंट्स ऊपर आ रहे हैं और 3 पॉइंट्स नीचे आ रहे हैं। बेटा अगर ये सिचुएशन बन रही है, इससे हट के कुछ नहीं बन पा रही, तब तो मार्क मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों ने तो देखो जिस तरीके से आप लोगों ने तो ऐसे बना लिया,
अगर मैं इससे और बेहतर तरीके से इन लाइन को पास करा सकता, जो कि इसमें नहीं कर सकता, अगर मैंने किसी तरीके से इन अ सेंस कि रूलर रख के, ट्रांसपेरेंट रूलर रख के देख लिया कि यार और कहीं से भी आगे पीछे से हो सकती है लाइन, बेस्ट लाइन और बेस्ट फिट और अच्छी बन सकती है, तो बेटा फिर आपका मार्क डिडक्ट हो जाएगा। तो हमने कोशिश करनी है कि हमने लाइन जो है वो एक पॉइंट के ऊपर से या 2 पॉइंट के ऊपर से पास हो जाए, रिमेनिंग पॉइंट्स जो हैं वो ऑल्टरनेटिवली डिवाइड हुए हों। आई होप बेटा ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज के लिए मुझसे कह रहे हैं बच्चों हमने कॉनिकल फ्लास्क के अंदर सारा का सारा मटेरियल ऐड कर दिया था ना। कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हम लोग ने सारा मटेरियल ऐड किया था। बच्चों जितना भी मटेरियल ऐड किया था उसका टोटल वॉल्यूम कितना है? 130 cm3। चलो इसको क्वेश्चन को रीड करते हैं। मुझसे बोले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड Fb1 की कॉन्सेंट्रेशन मुझे ये दी हुई है। ठीक है भाई, मेरे सामने Fb1 रखा हुआ था, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है? 0.23 मोल पर dm3। ये कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। फिर मुझसे बोल रहे हैं क्या आपने इसमें से Fb1 यहाँ ट्रांसफ़र किया, कितना वॉल्यूम मेरे बच्चा? चेक करो 50 cm3। ओके 50 cm3 Fb1 ट्रांसफ़र किया और बाकी जितने भी रिमेनिंग केमिकल्स थे वो सारे ऐड कर दिए, जिनका टोटल वॉल्यूम कितना बन रहा है बेटा? 130 cm3। इसको लिख लेते हैं, टोटल 130 cm3। मुझसे बोल रहे हैं कि भाई अब जो रिएक्शन इसके अंदर हो रहा है, अब जो रिएक्शन इस टोटल मिक्सचर के अंदर हो रहा है, कैलकुलेट द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, शो योर वर्किंग। बच्चों मुझे Fb1 की कॉन्सेंट्रेशन एक तो दे दी थी, इसका कितना वॉल्यूम ट्रांसफ़र करवाया है? 50 cm3। Fb1 का कितना वॉल्यूम? 50 cm3। तो Fb1 का वॉल्यूम यहाँ ट्रांसफ़र करवाया, रिमेनिंग सारे के सारे केमिकल्स यहाँ पे ट्रांसफ़र किए, तो मेरे पास टोटल वॉल्यूम हो गया 130। मुझसे बोल रहे कि इस 130 के cm3 के अंदर देखो ना, इसके अंदर मैंने पानी भी मिलाया था, Fa2 भी था, Fb3 था, Fb4 भी था, इतनी सारे केमिकल्स ऐड किए थे जिनका टोटल वॉल्यूम कितना है? 130 cm3। मैं लिख देता हूँ, आई नो प्रॉब्लम हो रही होगी। Fb1 कितना है मेरा बच्चा? 50। Fb2 कितना है? Fb2 मेरे पास 25, Fb3 10, 20, 25 10 और 20, 25 10 और 20, 20 25 10 और 20। ये सारे वॉल्यूम्स को बेटा जब मैंने देखा तो मेरे पास इन सबको ज़रा प्लस कर लो, 50 60 70 80 90 100। ओके, और कुछ भूल गए क्या हम लोग? और देखते हैं और कौन से केमिकल्स ऐड किए बेटा इसने। $50, $60, $70, $80, $90, $20। ओके 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 बच्चों, डिस्टिल वाटर भी तो है इसके अंदर, ठीक है। 25 cm3 ऑफ डिस्टिल वाटर भी है, तो 25 cm3 ऑफ डिस्टिल वाटर भी है, ये रहा। अब कर लो 50 और 50 100 130 130 सी 130 है टोटल वॉल्यूम। बच्चों ये सारे के सारे मैंने वॉल्यूम ट्रांसफ़र कर दिए इसके अंदर। मुझसे कह रहा है कि अब Fb1 की जो 50 cm3 मैंने वॉल्यूम ट्रांसफ़र किया था, जिसके अंदर अब क्या क्या ऐड कर दिया? वाटर भी, Fa2 Fa4 Fa3 सब कुछ ऐड करने के बाद इस वॉल्यूम के अंदर अब बताओ थायोसल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? बेटा मुझे पता है कि जब हमें एक चीज़ पता है कि सर जब एक सॉल्यूशन को आपने दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया, उसमें पानी ऐड कर दिया, दैट्स मीन कि आपने एक सॉल्यूशन की डाइल्यूशन कर दी, और फिर जब दूसरे केमिकल्स ऐड किया तो फिर वो पूरा का पूरा मिक्सचर बन गया। बच्चों हम लोग ने पढ़ा था कि जब एक सॉल्यूशन को फर्दर डाइल्यूट करते हो तो आप लोग उनके मोल्स बराबर हो जाते हैं आपस में।
बराबर हो जाते हैं, जब मोल्स बराबर हो जाते हैं तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं C1V1 इज़ इक्वल टू C2V2, या फिर ये कह लो कि C1V1 का फॉर्मूला हम लोग तब यूज़ करते हैं जब एक कॉन्सेंट्रेशन नोन हो दूसरी अननोन हो। देखो बेटा, Fv1 की एक कॉन्सेंट्रेशन सॉरी Fv1 की एक कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता है और दूसरी कॉन्सेंट्रेशन मुझसे मालूम करवा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वैल्यूज पुट करना शुरू कर देंगे। बच्चों फर्स्ट C1V1, बेटा मुझे कॉन्सेंट्रेशन पता कौन सी है, Fv1 की 0.23 मल्टीप्लाई बाय बेटा वॉल्यूम कितना, एक मिनट बेटा Fv1 का इतनी कॉन्सेंट्रेशन का वॉल्यूम कितना ट्रांसफ़र किया, 50 cm3। बच्चों C2 मालूम करना है, एक मिनट बच्चों V2 मतलब कितने वॉल्यूम के अंदर मैंने मालूम करना है कॉन्सेंट्रेशन, आप कहोगे 130। तो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी C2 इज़ इक्वल टू 0.23 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 130। इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ओके 0.23 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 130। तो मेरे पास वैल्यू आ रही है बच्चों 8.846। बेटा मेरे पास वैल्यू ही आ रही है 0.08846। तो मैं इसको कर लूँगा 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस, बच्चों माइनस कितनी पावर हो जाएगी, डिजिट डॉट यहाँ पे है तो यहाँ से 1 2 -2 हो जाएगी मेरे बच्चों, -2 मोल पर dm³। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुझसे बोल रहे हैं कि यार Fv1 की 10 cm³ की कॉन्सेंट्रेशन मालूम करो। 10 cm³ की कॉन्सेंट्रेशन मालूम करो कितने वॉल्यूम के अंदर, 130 cm³ के अंदर। तो चलो मालूम करके देखते हैं। वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे C1V1 वाला। (0.23 मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ इक्वल टू C2 मल्टीप्लाई बाय 130। बच्चों इसको डायरेक्टली जब मैं सॉल्व कर लूँगा तो 0.23 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 130। तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 1.77 10 की पावर -2 कितना, मोल पर dm³। बच्चों हम लोगों ने दोनों कॉन्सेंट्रेशंस निकाल ली, 10 की भी और 50 की भी। लेकिन अगर तुम लोग ने एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट, आई डोंट थिंक कि तुमने कॉन्सेंट्रेट किया, गौर से सुनना बच्चों Fv1 के 50 cm³ में है। देखो एक मिनट बात सुना, मैं जो Fv1 के 50 cm³ की कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहा हूँ, 10 cm³ की कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहा हूँ, टोटल कितने वॉल्यूम के अंदर, आप कहोगे सर 130 में। ओके 130 cm³ मतलब टोटल वॉल्यूम दोनों का कितना है, Fv1 की इस वाले रिएक्शन मतलब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के अंदर जो Fv1 50 cm³ लिया, इसको मैंने डाइल्यूट किया या फिर रिएक्ट करवाया टोटल कितने सॉल्यूशन के अंदर, 130 cm³ के अंदर। सेम विद, चेक करो एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 5 का कितना वॉल्यूम लिया, 10 cm³। किसका, Fv1 का। टोटल वॉल्यूम कितना था बेटा, 130 cm³। फोकस करना,
कि आपके पास जब 50 cm³ था तो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन देखो कितनी आई सर 8.85 10⁻²। बेटा जब 10 cm³ था तब क्या आई 1.77 10⁻²। इसका मतलब सर एक चीज़ तो मुझे नज़र आ रही है कि जब वॉल्यूम ज़्यादा था तो कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा थी, वॉल्यूम कम था तो कॉन्सेंट्रेशन भी कम थी। बेटा इस सिचुएशन में जब आपके पास ज़्यादा वॉल्यूम लो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, कम वॉल्यूम लो कम कॉन्सेंट्रेशन, तो इस सिनेरियो के कहते हैं कि दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इस सिनेरियो को हम लोग कह सकते हैं कि दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है, सेकंड पार्ट में मुझसे कह रहे हैं कि यूज़ योर रिजल्ट इन पार्ट 1, मतलब ऊपर वाले रिजल्ट्स को, ये वाले रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए शो करना है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ Fb1। कहने का मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ Fb1 ये रहा ना बच्चों, देखो वॉल्यूम ऑफ Fb1 अगर बढ़ाता हूँ तो कॉन्सेंट्रेशन जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की है वो भी बढ़ जाती है, तभी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहेंगे। तो बेटा बजाय तो नज़र आ रही है 10 cm³ पे कम कॉन्सेंट्रेशन थी, वॉल्यूम बढ़ा दिया तो कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो गई, बढ़ गई। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली शो कर देते हैं कि सर 50 cm³ में कितनी कॉन्सेंट्रेशन थी बेटा 8.85 10⁻²। क्या निकली है मोल पर dm³। तो बेटा 10 cm³ के अंदर कितनी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, इसको हम लोग x सपोज कर लेंगे। तो बच्चों मेरे पास x की वैल्यू आएगी 1.77। अच्छा x की वैल्यू कैसे आ जाएगी वो भी मैं बता देता हूँ बच्चों। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी तो वहाँ जाके लेफ्ट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। मतलब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा और डिवाइड कर दूँगा 50 से, तो मेरे पास आ रहा है, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है बच्चों 1.77 इंटू 10⁻² मोल पर dm³। बच्चों ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास टोटल वॉल्यूम कितना था 130 cm³ था, तो वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, वॉल्यूम कम करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, और अभी भी देखो कॉन्सेंट्रेशन कम आ रही है। तो बच्चों ये 3 मार्क थे, 1 2 3 मार्क्स हो गए। फॉर द पार्ट डी यू विल रीड द क्वेश्चन। मुझसे कह रहे हैं वेबसाइट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ रिएक्शन between acidified hydrogen peroxide and potassium iodide is directly proportional to the concentration of the hydrogen peroxide. Okay, फिर मुझसे बोल रहे हैं use your graph to decide whether the statement on website is correct or not. सर क्या कहना चाह रहे हैं, ज़रा आसान अल्फाजों में समझा दीजिए। मैडम मुझसे कह रहे हैं कि मुझसे कह रहे हैं कि बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये एक वेबसाइट की स्टेटमेंट है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो तुमने रिएक्शन करवाया ना एसिडिफाइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड और पोटेशियम आयोडाइड का, उसके थ्रू जो रेट ऑफ रिएक्शन निकाला है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये कह रहा है एक वेबसाइट की स्टेटमेंट। मुझसे कह रहे हैं कि भाई अपना ग्राफ देखो और ग्राफ देख के बताओ। तो बेटा मैंने आप लोग को यहाँ पे समझाया था कि अगर ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है इसका मतलब है दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और अगर नहीं हो रहा सो दे बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो व्हाट कैन आई से, यस वी कैन से वेबसाइट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग या फिर इनकरेक्ट बिकॉज माई लाइन ऑफ बेनिफिट इज़ नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सो दे बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। चलो ये पूरी स्टेटमेंट लिख लेते हैं।
बताने का मकसद ये था, वो बोल रहा था कि मेरा ग्राफ मतलब अपना ग्राफ चेक करो और ग्राफ की बेस के ऊपर बताओ कि वेबसाइट की स्टेटमेंट जो है वो सही है या गलत है। तो हम लोग लिखेंगे वेबसाइट स्टेटमेंट इज़ statement is not correct because my line of best fit okay my line of best fit my line of best fit is not passing through the origin हाँ, best fit is not passing through the origin, so they both are proportional to each other but not directly. बट नॉट डायरेक्टली। हमने स्टेटमेंट लिख दी कि भाई दे बोथ आर, स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज माई लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज़ नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सो दे बोथ ओके बोथ मैंने 2 दफ़ा लिख दिया, सो दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। So they both are proportional to each other but not directly. ओके बच्चों, पार्ट ई पर आते हैं। लेकिन एक मिनट, पार्ट ई पर आने से पहले और उसको समझने से पहले बेटा ये बात ज़रा समझनी पड़ेगी आप लोगों को, जो मैंने स्टार्टिंग में समझाई थी। बच्चों जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि 50 cm क्यूब ऑफ 50 cm क्यूब ऑफ FB1 पे 50 cm क्यूब ऑफ FB1 पे आयोडीन बहुत सारा बच रहा था, तो रिएक्शन तेज़ हुआ और कम टाइम आया। सर FB1 की डाइल्यूशन कर दी, FB1 बहुत कम लिया। बेटा FB1 जब तुमने कम लिया, FB1 था क्या? हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या करता है बेटा? ऑक्सीडाइज करता है। ये देखो गौर से, ये रहा H2O2 क्या बना रहा है? आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करके आयोडीन बना रहा है। आ जाओ सर, 50 cm क्यूब के ऊपर 17 रिएक्शन टाइम आया। कैसे इसको एक्सप्लेन करें? बेटा FB1 ज़्यादा क्वांटिटी में था, रिएक्शन तेज़ हुआ और रिएक्शन टाइम कम हो गया, कम से कम रिएक्शन टाइम के अंदर आ गया क्योंकि रिएक्शन फास्ट हो रहा था। FB1 का जब वॉल्यूम मैंने कम कर दिया और डिस्टिल्ड वाटर बहुत सारा बढ़ा दिया, तो बच्चों रिएक्शन टाइम देखो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इससे हुआ क्या कि FB1 कम करने से रिएक्शन स्लो हो गया। रिएक्शन स्लो होने पे रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा। क्यों सर, ऐसा क्यों हो रहा है? तो बेटा देखो, आपके पास जब FB1 हाइड्रोजन परऑक्साइड आपने कम ऐड किया, इसका मतलब कम आयोडीन प्रोड्यूस होगा। जब कम आयोडीन प्रोड्यूस होगा, बच्चों इधर आते हैं,
H2O2 कम होने पे आयोडीन कम प्रोड्यूस होगा, तो ये थायोसल्फेट मोस्टली आयोडीन को रिड्यूस कर देगा, और जो कम आयोडीन बचेगा, थोड़ा सा आयोडीन बचेगा, वो स्टार्च के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन बहुत लंबे टाइम के बाद। ओके, तो पता चला सर थायोसल्फेट जो है, थायोसल्फेट लिमिटिंग रिएक्टेंट है। सर ये लिमिटिंग रिएक्टेंट जितना थायोसल्फेट है उतना ही आयोडीन को रिड्यूस कर लेता है आयोडाइड के अंदर, और जो आयोडीन बच गया, क्योंकि थायोसल्फेट ख़त्म और आयोडीन भी ख़त्म, जो आयोडीन बच गया है वो स्टार्च के साथ रिएक्ट कर लेता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में मुझसे कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट जो 1 है वो रिपीट किया गया, एक्सपेरिमेंट 1 रिपीट किया गया। अच्छा, यूजिंग 0.025 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इंस्टेड ऑफ FB3। बच्चों FB3 आपके पास क्या था, आओ जरा देखते हैं। FB3 बच्चों आपके पास ये था, ये रहा FB3 0.05। FB3 इज़ 0.05 और आपने इसको कितना कम कर दिया सर, इसको आपने अप्रॉक्स हाफ कर दिया। तो बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन करो यू आंसर यूजिंग द केमिकल इक्वेशन। वो जो फर्स्ट पेज पे जो इक्वेशन तुम लोग को दिखा रहा हूँ उसको देखते हुए बताओ कि रिएक्शन टाइम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर सोडियम थायोसल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दोगे। तो आप पहले मैं लिख देता हूँ, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। हम लोग लिखेंगे decreasing the concentration of sodium thiosulfate more iodine will be left for the reaction with starch। ओके हमने लिखा डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट मोर आयोडीन विल बी लेफ्ट फॉर द रिएक्शन विद स्टार्च। रिएक्शन will be faster and reaction time will be less। ओके मैंने लिखा बच्चों कि आपके पास कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने से, डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, मोर आयोडीन बचेगा हमारे पास रिएक्शन करने के लिए स्टार्च के साथ। तो रिएक्शन जो होगा वो तेज़ हो जाएगा। जब ज़्यादा आयोडीन है तो ऑब्वियसली बात है रिएक्शन तेज़ हो जाएगा। रिएक्शन तेज़ होगा, बहुत तेज़ी से रिएक्शन हो जाएगा, तो बेटा फ़ौरन मतलब थोड़ा जल्दी रिएक्शन टाइम आ जाएगा। तो टाइम क्या हो जाएगा, लेस। सर इक्वेशन के हिसाब से भी ज़रा एक नज़र बता दें बच्चों। देखो बात सुनो, जितना थायोसल्फेट है उतना आयोडीन रिड्यूस हो जाता है और जो आयोडीन बच जाता है वो स्टार्च के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो बच्चों जब थायोसल्फेट को आपने हाफ के हिसाब से कम कर लिया, तो जब थायोसल्फेट हाफ कम हो गया तो क्या हाफ के हिसाब से आयोडीन बच नहीं जाएगा पीछे? सर जब पीछे हाफ के हिसाब से
ज़्यादा आयोडीन बच गया तो वो रिएक्शन तेज़ी से होगा, और जब रिएक्शन तेज़ होगा तो रिएक्शन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज़। तो पता चला कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ करने से मोर आयोडीन बचेंगे, और मोर आयोडीन जो है वो तेज़ रिएक्शन करते हैं और उसकी वजह से टाइम जो है वो कम हो जाएगा। आई होप बात समझ में आई होगी। बच्चों फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मुझसे बोल रहे हैं चलो अब जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मुझसे बोल रहे हैं बच्चों कि सजेस्ट अ फैक्टर अदर देन वॉल्यूम। कोई फैक्टर बताओ वॉल्यूम से हट के दैट कुड हैव सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड रेट ऑफ रिएक्शन हर एक्सपेरिमेंट के अंदर। भाई रेट ऑफ रिएक्शन जो है हर एक्सपेरिमेंट के अंदर कौन सी चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट पैदा कर सकती हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि भाई अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी जाए, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो या कम कर दो तो आपके पास रेट चेंज हो जाएगा। दूसरा टेम्परेचर, अब आप बच्चे बोलेंगे सर वो तो 1 मार्क का है। बेटा ठीक है, मैंने तो दोनों चीज़ें लिखवा दी ना, तुम लोग एक लिख के आ जाना, मसला नहीं है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर देर सेइंग के एक स्टूडेंट ने सिमिलरली इन्वेस्टिगेशन की, ठीक है, उसने डिसाइड किया रिपीट वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स हाँ नंबर ऑफ टाइम, बहुत सारी दफ़ा उसने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। ये रहा बच्चों द रिएक्शन टाइम फॉर दीज रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, ये रहा लिस्टेड बिलो। फ्रॉम दीज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कैलकुलेट एन अप्रोप्रिएट मीन रिएक्शन टाइम। अप्रोप्रिएट मीन रिएक्शन टाइम हमें निकालना है 1 डेसिमल तक। बताता हूँ क्या 1 डेसिमल। बेटा एप्रोप्रिएट मतलब है, एप्रोप्रिएट का मतलब होता है मेरे बच्चों सिमिलर। इसमें सिमिलर वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, तो आपका जवाब आएगा फ़ौरन से कि सर 62 टाइम जो है या फिर रन जो है 3 रन जो है वो सिमिलर नहीं है, वो डिफरेंट है। ओके तो सिमिलर कौन कौन है बेटा, 1 2 4 5। ओके तो जब ये सिमिलर है तो फिर हम लोग मीन रिएक्शन टाइम कैसे निकालेंगे बेटा, इन सबको प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, डिवाइड बाय 4 कर देंगे। 54 56 3 डिवाइडेड बाय 4। ओके तो 56 प्लस ऑफ 54 56 53 डिवाइडेड बाय 4। बच्चों मेरे पास वैल्यू आ रही है 1 डेसिमल तक का इसने कहा ना, तो हम लोग लिखेंगे 54.75 आ रहा है तो 54.8 सेकेंड कर लूँगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट मुझसे बोल रहे हैं अज्यूम कर लेते हैं कि अनसर्टिनिटी जो है मीन रिएक्शन टाइम के अंदर कितने सेकंड है, 2 सेकंड है। तो मुझसे बोल रहे हैं कि कैलकुलेट करो अनसर्टिनिटी एज अ परसेंटेज मीन रिएक्शन टाइम की। ये रहा मीन रिएक्शन टाइम। बोल रहे हैं कि इस रिएक्शन टाइम के अंदर मैक्सिमम कितना परसेंटेज एरर है, ये पे परसेंटेज अनसर्टिनिटी है। तो बच्चों हम लोग कैसे निकालते हैं, एरर डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू। परसेंटेज का हमारे पास परसेंटेज अनसर्टिनिटी का फॉर्मूला है एरर डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो बच्चों एरर मुझे कितना गिवन है, प्लस माइनस का 2 डिवाइडेड बाय मीन रिएक्शन टाइम 54.8 मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेट कर लेते हैं। 3.649 आ रहा है, तो हम लोग करेंगे 3.6%। 3.6%। ओके
आई होप आपको ये वर्किंग समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ओके, वी आर गेटिंग ओवर, हम लोग ख़त्म होने वाला है। चलो भाई आगे देखते हैं। नेक्स्ट मुझसे बोल रहे हैं, इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द टेबल बिलो द वॉल्यूम ऑफ FB2 distilled water of FB3 distilled water FB3 and FB1 and FB4 used in the experiment 2 आर रिकॉर्डेड। मुझसे बोल रहे हैं कि यार एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो है हम लोग ने ये सारे वॉल्यूम जो एक्सपेरिमेंट 2 के अंदर थे वो हमने कॉपी करके लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल सजेस्टिंग वॉल्यूम्स each of the reagents that could be used in a further experiment to investigate how the rate of reaction varies। कैसे वेरी करेगा? with a change in the volume of potassium iodide। बच्चों मैंने आप लोग को शुरू में बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन में रूल है कि अगर 4 केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल 4 केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, चलो बेटा 2 3 4 केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं बेटा, तो इनमें से 3 जो हैं आज के एक्सपेरिमेंट में, जो अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, मतलब स्टार्टिंग के अंदर जो देखी सारी वैल्यूज़ वगैरह, उसमें किसको वेरी कर रहे थे? FB1 और डिस्टिल वाटर को। बाकी 3 को क्या कांस्टेंट रखा हुआ था मेरे बच्चों? आप लोग कहोगे यस सर। तो रेट ऑफ रिएक्शन का रूल है कि अगर 4 केमिकल्स हैं उनमें से एक को वेरी करोगे, बाकियों को कांस्टेंट कर दोगे। ओके, तो मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए वेरीज विद अ चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। मुझसे कह रहा है कि भाई पोटेशियम आयोडाइड को अब चेंज कर लो, इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे वॉल्यूम ऑफ FB2 की, तो बेटा डिस्टिल वाटर भी इसके साथ होना चाहिए, तभी जाके कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी। सर ये दोनों चेंज होंगे तो बाकी ये सारे के सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। बेटा कांस्टेंट वैल्यूज़ को वैसे ही कॉपी कर लिया जाता है, 10.00 40 और 20। बच्चों अब मैं पूछूंगा आप लोगों से कि इन दोनों का टोटल वॉल्यूम कितना है, तो आप कहोगे 30 और 20 50 और 10 60। इन दोनों का टोटल वॉल्यूम 60 है, तो बेटा 60 को ब्रेक करके लिख दो, 30 और 30। ओके, नेक्स्ट मुझसे बोल रहे हैं, अच्छा उन्होंने बता दिया कि वी डू नॉट कैरी आउट दिस एक्सपेरिमेंट, ये परफॉर्म नहीं करना है, सिर्फ इसके थ्योरेटिकल पार्ट सॉल्व करने हैं। बच्चों वही सारी की सारी बातों के अंदर इंपॉर्टेंट बात, रेट ऑफ रिएक्शन वेरीज कर विद अ चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मींस FB4। पता चला अब FB4 और डिस्टिल वाटर को हमने रोक लेना है, बाकी इन सब को एग्जैक्टली कॉपी कर देना है क्योंकि इनके वॉल्यूम कांस्टेंट है। 25, FB3 10.00, FB1 कितना 40। बच्चों इन दोनों को टोटल वॉल्यूम कितना हो गया FB4 और डिस्टिल वाटर का? आप कहोगे सर 30 और 20 50 55 55। इन दोनों का टोटल वॉल्यूम कितना है? 55, ये और ये। तो अब 55 को ब्रेक कर दो। 55 के लिए अगर हम लोग इसको ले लेते हैं 15, तो ये कितना होना चाहिए बेटा 55 में से? 40, 50 55, ये होना चाहिए 40। तो बच्चों देख लो इनमें से दोबारा से, ये और ये कितने थे? तीनों भी 30 और 20 और 35 50 55 55। तो बेटा 40 + 15 कितना हो गया? 55। बस हम लोग ने जिसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हैं मेरे बच्चों, सिर्फ उसको चेंज करेंगे और डिस्टिल वाटर को चेंज करेंगे। मतलब FB4 की कॉन्सेंट्रेशन अगर मुझे चेंज करनी है तो बेटा मुझ पर फ़र्ज़ है कि मैं डिस्टिल वाटर ऐड करूं, लेकिन टोटल वॉल्यूम बेटा देखो ज़रा गौर से, 35 20 कितना 55, इसमें भी 55 होना चाहिए। ओके, आई होप आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। यहाँ तक क्वेश्चन हमारा एंड हो गया। कोई जो पार्ट्स प्रॉब्लम कर रहे हैं बेटा यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।